हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का अगला चैप्टर, जिसमें आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है राज्यों का संघ। कौन सा? राज्यों का संघ। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है पूरा आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए राज्यों का संघ यानी हमारा, आपको पता है हमारे संविधान में 22 भाग है। ठीक है ना, तो हम लोग आज जो है भाग 1 को कवर करेंगे। भाग 1 जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आता है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4। ठीक है, तो राज्यों का संघ, क्या? राज्यों का संघ भाग 1 जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। ये जो हमारा पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है, सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है राज्यों का संघ है, जिसमें भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसमें 4 जो है टोटल 4 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले आता है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जिसमें क्या बताया गया है? संघ, राज्यों, यानी कि संघ का नाम क्या है? राज्य क्षेत्र है। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 1 ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं से हमारे संविधान की शुरुआत भी होती है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह दो बातों को स्पष्ट, मतलब जो आर्टिकल 1 होना चाहिए, यानी कि आर्टिकल 1 में कहा ही गया है कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह दो बात को स्पष्ट किया गया है। पहला, देश का नाम और शासन पद्धति का प्रकार। क्या? देश का नाम और शासन पद्धति का प्रकार। ठीक है, याद रखिएगा, देश का नाम और शासन पद्धति का प्रकार। देश का नाम, संविधान देश के नाम को लेकर जो है एक मत नहीं था। अब देश का नाम, क्योंकि जो हमारा भारत देश नाम पड़ा ना, तो पहले जो है संविधान नाम को लेकर एक मत नहीं था। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर बल दे रहा था। ठीक है, कुछ सदस्य आधुनिक नाम इंडिया रखना, मतलब जो कुछ सदस्य थे जो आधुनिक नाम जो अभी का प्रेजेंट है उसको बोलते थे इंडिया रखेंगे, सिर्फ इंडिया रहेगा, भारत नहीं रहेगा। ठीक है, संविधान सभा में सर्वसम्मत से दोनों नामों को स्वीकार कर दिया। मतलब भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर बल दिया। जो भारत है, जो भारत नाम है, वह हमारी प्राचीन संस्कृति को दर्शाता है। और कुछ लोग कह रहे थे नहीं, सिर्फ इसका नाम इंडिया होगा। इसीलिए देश के नाम को लेकर के पहले काफ़ी कन्फ्यूज़न था, लेकिन फिर फाइनली संविधान सभा ने दोनों नामों को सर्वसम्मत से पास कर दिया कि यह भारत के नाम से भी जाना जाएगा और इंडिया के नाम से भी जाना जाएगा। यानी आर्टिकल 1 में सबसे पहली बात ये है कि देश के नाम, संघ यानी हमारा जो भारत है उसका नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो अब हम लोग उसका थोड़ा सा शासन पद्धति व प्रकार को देखते हैं। शासन पद्धति, संविधान सभा के समक्ष और राज्य के संबंध के आधार पर उसके प्रकार की शासन प्रणाली उपलब्ध थी। मतलब शासन पद्धति का प्रकार संविधान सभा के समक्ष राज्य, उसके संबंध के आधार पर उसके प्रकार की शासन प्रणाली जो है उपलब्ध थी। एकात्मक ढांचा, संघात्मक, यानी जो भारत है वो कैसा होना चाहिए? संघात्मक होना चाहिए। भारत ना तो ब्रिटेन की तरफ एकात्मक शासन प्रणाली को, मतलब जिस तरीके से ब्रिटेन में जो है आपको पता है वहाँ एकात्मक प्रणाली है, यानी कि जैसे राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, रानी है, तो इस तरीके से राजा रानी वाला ऐसा वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यानी वहाँ पे पूरी तरीके से रिपब्लिक नहीं है, लेकिन हमारा भारत जो है पूरी तरीके से गणतंत्रात्मक देश है। ठीक है, बल्कि भारत ने स्वयं को राज्यों का संघ घोषित किया। मतलब यहाँ पे पहले जो है ये राज्यों का संघ है। ठीक है ना, मतलब कि आप भारत के अंदर कितने भी राज्य बन जाए, लेकिन वो भारत के नागरिक ही कहलाएंगे, क्योंकि ये राज्यों का संघ माना गया है और सभी राज्यों को मिला के एक संघ बना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनी। तो इस प्रकार से संविधान सभा ने शासन पद्धति को अपनाया।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, समझिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संघीय राज्य शब्द के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग करने के लिए दो कारण बताए। उन्होंने कहा कि आप जो है संघीय राज्य शब्द के स्थान पर आप लोग राज्यों का संघ है बताइए। इसके दो कारण बताएं। पहला कारण, भारत संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं, मतलब जो भारत है किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, वो अकेला ही एक भारत है, किसी भी देश का हिस्सा उसमें शामिल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आपको पता है अमेरिका संघ है, अमेरिका एक संघ है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए जो अमेरिका है तो अमेरिका के अंदर जैसे मान लीजिए 50 देश राज्य हैं, तो जो 50 राज्य है ना, जैसे मान लीजिए मैक्सिको हो गया, तो अगर वो मैक्सिको सिटी के नागरिक हैं तो वह दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे मैक्सिको सिटी के भी नागरिक कहलाएंगे और अमेरिका के नागरिक भी कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भारत में सिर्फ भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसलिए वहाँ पर ना पहले वहाँ पे आप देखेंगे पहले अमेरिका, हाँ मतलब कि पहले वहाँ राज्य बने, राज्य के बाद जो है वहाँ पे अमेरिका बना, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, पहले भारत बना फिर उसके अंदर के राज्य बने, इसलिए भारत राज्यों का संघ है। किसी भी राज्य को भारत संघ में पृथक होने का अधिकार नहीं है, मतलब कि कोई भी राज्य हमारे भारत से अलग नहीं हो सकता, और अमेरिका में है, कोई भी एक कंट्री अपने आप को अमेरिका से अलग कर सकता है, मतलब कोई भी राज्य अलग कर सकता है अमेरिका से, ठीक है ना। यही दो कारण है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, याद रखिएगा। अब आर्टिकल 1 का 3 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला कि भारत जो है राज्य क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाए, मतलब यह राज्यों का क्षेत्र कहलाएगा, संघ राज्य क्षेत्र कहलाएगा। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाए। संविधान की प्रथम अनुसूची में सभी राज्य एवं सभी संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र, विस्तार आदि दिया गया है। वर्तमान में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है बताए गए हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 सिर्फ और सिर्फ भारत राज्यों का संघ है, इतनी ही बात करता है, भारत राज्यों का संघ है। और अभी प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 3, क्योंकि भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक ही शामिल है। तो हमने 1 देखा जो भारत राज्यों का संघ कहलाया। उसके बाद आर्टिकल 2 देखते हैं, जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब नए राज्य की स्थापना और उसके प्रवेश की बात करता है, ठीक है। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्विधानों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे और संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सके। संसद को 2 प्रकार की शक्तियां जो है प्राप्त है, मतलब अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो मान लीजिए कोई राज्य है और कोई दूसरा हिस्सा है, तो 2 हिस्से को मिलाकर के एक राज्य की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। इसलिए नए राज्य का गठन भी किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी 2 शक्तियां हैं, देखिएगा दोनों शक्तियों को। नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति, मतलब नए राज्य जो है भारत संघ में शामिल हो सकता है। नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति, दोनों जो है स्थापित की गई हैं, दोनों बताई गई हैं। नोट इस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को भारत में मिलाकर उसे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था। जैसे नए राज्य, जैसे जो हमारा भारत का सिक्किम वाला इलाका है, तो जो सिक्किम था ना वो पहले एकदम से अलग हुआ करता था, लेकिन उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत में जो है मिला लिया गया, ठीक है। तो नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति प्राप्त है संसद को, ठीक है ना। और नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति, यानी कोई भी क्षेत्र है हमारे भारत में शामिल होकर के नया राज्य बन सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नापों में परिवर्तन, यानी नाम भी परिवर्तित हो सकते हैं, मतलब कोई भी राज्य क्षेत्र है उसके नामों में परिवर्तन हो सकता है। आर्टिकल 3 में क्या है, नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि कोई भी राज्य है उसकी स्थापना की जा सकती, कोई भी क्षेत्र है उसकी राज्य के रूप में स्थापना की जा सकती है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना।
कोई भी क्षेत्र है उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन हो सकता है। इस अनुच्छेद के तहत संसद को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार देता है आर्टिकल 3 संसद को, आइए समझते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी राज्य में कुछ भाग अलग कर अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या उससे भागों को मिलाकर नए राज्य का गठन किया जाता है। मतलब कोई भी 2 क्षेत्र है, कोई भी 1 या 2 क्षेत्र है, या उसको अलग कर दिया जाए या 2 या 2 से अधिक राज्यों को उसमें मिला दिया जाए तो उनके भागों को मिलाकर एक नया राज्य का गठन हो सकता है। आपको पता ही, अधिकार आर्टिकल 2 हमें देता ही है। संसद किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। संसद को ये अधिकार होता है कि कोई भी राज्य क्षेत्र या तो घटाया जा सके या तो फिर बढ़ाया जा सके। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी किया जा सकता है। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है। किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। यानी ये सारे जो काम है ना वो संसद कर सकती है। मतलब किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है या फिर बढ़ा सकती है या उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये सारा अधिकार संसद को है आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत बताए गए कानून जिसके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। मतलब आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए जितने भी कानून हैं उसमें पहली और चौथी अनुसूची की पूरक, मतलब उसमें सारे में संशोधन हो सकता है। आपका आर्टिकल 2 और जो आर्टिकल 2-3 है उसमें संशोधन हो सकता है। आर्टिकल 2 के तहत जो नए राज्य का गठन है उसमें भी संशोधन हो सकता है और आर्टिकल 3 के तहत जो नए राज्य के निर्माण में सीमाओं क्षेत्र के नामों में जो परिवर्तन है उसमें भी संशोधन हो सकता है। और आर्टिकल 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब कि उसको परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन उसको संशोधन नाम नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 4 यही कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। ये अधिकार संसद को देता है आर्टिकल 4। ठीक है, किस आधार पर ये कर सकते हैं संसद? साधारण बहुमत। किसके द्वारा? साधारण बहुमत तथा साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत जो है ये पारित कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल 4। अब देखिए उसी प्रकार से एक चेंजेस हुए थे जो कि बांग्लादेश के 7 क्षेत्र का आदान प्रदान किया गया था। ठीक है ना, बांग्लादेश के 7 क्षेत्रों का आदान प्रदान। 100वां संविधान संशोधन 2015, यानी समझिए आर्टिकल 1 क्या कहता है, हम लोगों ने पढ़ा। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि किसी भी क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि कोई भी क्षेत्र उसमें नाम में परिवर्तन हो सकता है। और आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन भी, मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है ना, उसी के तहत एक संशोधन हुआ था 100वां संविधान संशोधन 2015। इस संशोधन बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित भू सीमा समझौता और तत्व संबंधी प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया था। भारत के बांग्लादेश में 111 एनक्लेव बांग्लादेश को प्राप्त हुए। कितना? 111। ठीक है ना, जबकि बांग्लादेश में भारत में स्थित 51 एनक्लेव भारत में शामिल किए गए थे। देखिए इस समझौते में क्या होता है, इस समझौते में यह जो है 1974 में जो है हस्तांतरित भू सीमा समझौता हुआ था। और इस प्रोटोकॉल में क्या डिसाइड हुआ था कि भारत के बांग्लादेश में 111 एनक्लेव बांग्लादेश में शामिल हुए और जबकि बांग्लादेश में भारत में स्थित 51 एनक्लेव भारत में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इन एनक्लेवों को 31 जुलाई 2015 को की मध्य रात्रि से हस्तांतरित मान लिया गया था। मतलब यह जो है इनक्लेव शामिल तो हो गए थे लेकिन इनको प्राप्त नहीं किए जा रहे थे, इसलिए यह 100वां संविधान संशोधन हुआ और 2015 में 31 जुलाई 2015 को मध्य रात्रि में हस्तांतरित कर लिया गया था। और सीमांकन का कार्य दोनों देशों के सर्वेक्षण विभागों द्वारा 30 जून 2016 तक पूर्व कर लिया गया और इनको अपना अपना क्षेत्र जो है वापस मिल जाता है।
तो ये 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015। तो इस तरीके से हमने आज जो है भाग 1 को कवर किया है, जो कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका जो PDF है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।